हेलो डियर, आज मैं किंग ऑफ फ्रूट यानी मैंगो के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसे जो है फलों का राजा कहा जाता है। इसका कुछ सिनोनिम्स भी है, पर्यायवाची भी है। जैसे नेशनल फ्रूट, आम को राष्ट्रीय फल भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इसे बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाथरूम फ्रूट। इसका वानस्पतिक नाम, बटनिकल नेम, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, दिस इज द बटनिकल नेम ऑफ मैंगो। फैमिली क्या है? इसका कुल है एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी इज द फैमिली ऑफ मैंगो। 2n नंबर। इसका गुणसूत्र संख्या 40, जो येलो टेट्राप्लाइड या एम्फीडिप्लाइड, यानी इसमें क्रोमोसोम डबलिंग होता है। डबल येलो टेट्राप्लाइड या एम्फीडिप्लाइड। एम्फीडिप्लाइड क्या है? डबलिंग ऑफ येलो टेट्राप्लाइड। तो ओरिजिन क्या है इसका? मतलब इस फल का उत्पत्ति स्थान जो है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा को आम का ओरिजिन माना जाता है। फिश टाइप्स ऑफ फ्रूट, इसमें किस प्रकार का फल है आम? तो यह जो है अष्टफल या ड्रूप, या इसे स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रूप या स्टोन, हिंदी में अष्टफल। अब इसका इडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज मीजोकार्प। एक्चुअली मैंगो क्या है? इसका खाने योग्य भाग क्या है? मीजोकार्प। जैसे मान लीजिए फल है, तो इसका छिलका जो है ये हो गया ईपीकार्प। ईपीकार्प। और इसके बीच में छिलके के बाद और गुठली के पहले क्या है? मीजोकार्प। मीजोकार्प। और इसके अंत में जो है क्या होता है? जो कठोर भाग, उसे हम एंडोकार्प कहते हैं। तो आम में गुठली खाया नहीं जाता, छिलका खाया नहीं जाता, तो खाने योग्य भाग क्या हुआ? मीजोकार्प, इसलिए मीजोकार्प। और इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? पेरिकार्प। पेरिकार्प। तो इपिकार्प नहीं, ना तो एंडो। खाने योग्य भाग क्या हुआ? मध्य फलभित। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मध्य फलभित, या अंग्रेजी में मीजोकार्प। अब यहाँ पे देखिए, आम एक मैंगो इज ए क्लाइमेट्रिक फ्रूट। अब क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट ऐसे फल को कहते हैं जिसमें हार्वेस्टिंग के बाद भी रेस्पिरेशन जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, फल की तोड़ाई के बाद भी उसमें राइपनिंग प्रोसेस जारी रहता है। उसका कारण है रेस्पिरेशन की क्रिया जारी रहती है। तो आम एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। जैसे नॉन क्लाइमेट्रिक का एग्जांपल देना हो तो नींबू में हार्वेस्टिंग के बाद रेस्पिरेशन नहीं होता, नहीं, वो फल सूख जाएगा, इसलिए उसको हम नॉन क्लाइमेट्रिक कहते हैं। अब ये हो गया कि मैंगो का फ्लावर क्या है, किस प्रकार का फूल होता है। तो मैंगो के, आम के फूल को पेनिकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिकिल। और एक चीज़ और आपको बताना है कि आम में दो प्रकार के, यानी दो टाइप्स के फ्लावर या फूल होते हैं। एक तो नर मेल, और दूसरा हर्मेफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी पुष्प। तो नर और द्विलिंगी, और मादा इसमें एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ पॉलिनेशन। इसमें परागण कैसे होता है? आम में परागण जो है घरेलू मक्खी, जिसको हाउस फ्लाई बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। तो इस मस्का डोमेस्टिका द्वारा आम में पॉलिनेशन या परागण की क्रिया होती है। एक और पॉइंट है, आम मैंगो इज ए स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसमें जो है
जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाया जाता है, मतलब इन ब्रीडिंग नहीं होगा और आउट क्रॉसिंग के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है इससे। तो ये कौन सा होता है, गैमेटोफाइट ना होकर स्पोरोफाइटिक होता है। जैसे गैमेटोफाइटिक जो हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइटिक क्या है, डिप्लॉइड होता है। वायबिलिटी ऑफ मैंगो सीड, आम का जो बीज है उसकी वायबिलिटी कितने समय तक रहती है, तो ये 4 सप्ताह, 4 हफ्ते तक रहती है। अगर दिन में देखा जाए तो 30 दिन तक इसकी वायबिलिटी, 30 दिन तक। इसके अलावा मैंगो का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, चूँकि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट यानी उच्च और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। और इसको जो है मीन सी लेवल जो है समुद्र की सतह से लगभग 1400 मीटर की ऊंचाई तक आम की खेती की जा सकती है। मैंगो के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। फ्लावरिंग के समय थोड़ा कम टेम्परेचर बेनिफिशियल माना जाता है, लगभग 19-20 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद रेनफॉल कितना होना चाहिए, मैंगो की खेती है, मैंगो कल्टीवेशन 25 से लेके 250 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती की जा सकती है। अब इसके बाद मिट्टी कैसी चाहिए, अब इसके लिए मिट्टी यानी सॉइल कैसा चाहिए, काली मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टियों जैसे जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, लेटराइट मिट्टी, इन सब में आम की खेती की जा सकती है। मिट्टी जो है गहरी होनी चाहिए, 180 सेंटीमीटर लगभग गहरी, उसमें कोई हार्ड पैन अंदर नहीं होना चाहिए, कोई कड़ी सतह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज यानी उचित जल निकासी का भी व्यवस्था होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पीएच मान यानी सॉइल का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 5.5 to 7, 5.5 से 7 के बीच उसका जो है पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का। इसका आम का पौधा जो है सेलाइन सॉइल यानी लवड़ी मिट्टी को जो है टोलरेट नहीं कर पाता, कैन नॉट टोलरेट टू सेलाइन सॉइल। अगर पीएच मान अधिक है, साल्ट कंसंट्रेशन अधिक है, तो उसमें आम की खेती नहीं की जा सकती। अब नेक्स्ट इसमें अगला सेगमेंट है प्रोपोगेशन या प्रवर्धन। आम का प्रवर्धन या प्रोपोगेशन किस, तो कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन मैंगो इज वीनियर ग्रेफ्टिंग। पहला क्या है, वीनियर ग्रेफ्टिंग, दूसरा है इनार्चिंग, तीसरा है इपिकोटाइल ग्रेफ्टिंग। तो ग्रेफ्टिंग के लिए क्या होता है, ये रूट स्टॉक की आवश्यकता होती है और इसके अतिरिक्त एक सायन, SCION, सायन और रूट स्टॉक का इसमें आपस में मिलान किया जाता है। तो ये अलग अलग वीनियर ग्रेफ्टिंग, जैसे इनार्चिंग में, इसमें वीनियर ग्रेफ्टिंग में सायन अलग से ला के लगाया जाता है रूट स्टॉक में, और इनार्चिंग में जो है सायन को काटा नहीं जाता है, दोनों पौधों को ऐसा पास पास रख के ही उसका ग्रेफ्टिंग करवाया जाता है, जुड़ने के बाद उसकी कटाई की जाती है। इपिकोटाइल ग्रेफ्टिंग हो गया। 3 मेथड ये है कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वीनियर ग्रेफ्टिंग। इसके अतिरिक्त टाइम क्या है प्रोपोगेशन का, सबसे अच्छा समय जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक, जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक ये प्रवर्धन का सबसे अच्छा समय है। और रूट स्टॉक के लिए जो पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी यानी बहुभुजता वाली किस्में हैं वो सबसे अच्छी मानी जाती हैं, जैसे उलूर है, उलूर और तोतापुरी, ये 2 किस्मों का अगर रूट स्टॉक है तो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक यानी बौनापन के लिए ये काफ़ी सफल पाया गया है। अब लैंड प्रिपरेशन या भूमि की तैयारी, इसके लिए क्या करते हैं, सामान्य अगर ब्रीड है वैरायटी है तो उसके लिए 8 से 10 मीटर की वर्गाकार उसमें जैसे 10 × 10 या 8 × 10
मीटर की दूरी पर 90 गुणे 90 गुणे 90 यानी 90 सेंटीमीटर गहरा उसका डायमीटर, और ये लंबाई, गहराई, चौड़ाई तीनों जो है 90 होना चाहिए। गड्ढा खाना जाता है और गड्ढा खोदने के बाद, और इसके अतिरिक्त एक जो एसडीपी प्रजाति है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, जैसे आम्रपाली, आम्रपाली को 2.5 मीटर, 2.5 गुणे 2.5 मीटर पर ही इसका प्लांटिंग किया जाता है, ये ध्यान देना है। और इसके बाद जैसे गड्ढे की खुदाई कर लेते हैं, गड्ढा 90 सेंटीमीटर गहरा खोद लेते हैं, मिट्टी बाहर निकाल लेंगे। अब उसमें जो है FY यानी सड़ी हुई गोबर की खाद उस मिट्टी में मिक्स करके, इसके साथ ही साथ सॉइल बॉर्न इंसेक्ट को रोकने के लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड उसमें मिला दिया जाता है, जैसे फोरेट मिला दिया जाए, लिंडेन मिला दिया जाए, क्लोरपायरिफास, कोई भी इंसेक्टिसाइड को मिला दिया जाता है ताकि सॉइल बॉर्न इंसेक्ट नुकसान ना पहुंचाए। मिक्स करने के बाद मिट्टी को गड्ढे में भर दिया जाता है। पुनः जो है ये मानसून के पहले करना है और जुलाई माह में ये इसकी खुदाई करके ट्रांसप्लांटिंग कर दिया जाता है। फर्टिलाइज़र, जहाँ तक मैन्योर और फर्टिलाइज़र की बात है तो बेसल ड्रेसिंग के अतिरिक्त 2 बार जो बियरिंग प्लांट है, जो फलदार वृक्ष है, उसमें साल में 2 बार उर्वरक देना चाहिए। पहला जैसे स्टार्टिंग ऑफ मानसून जून जुलाई मानसून की शुरुआत में, और दूसरा जो है पोस्ट मानसून सितंबर अक्टूबर में उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। अब आगे सवाल आता है कितना उर्वरक करना चाहिए।